नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। हम कोई बड़ा कारोबार शुरू करके एल्विन के मार्ग में आएंगे और फिर इस प्रकार शिकागो में दो तगड़ी कंपनियों का टकराव होगा। मैं उसके धंधे के बहुत से राज जान चुकी थी। उसके मुकाबले में दूसरी कंपनी प्रारंभ करते ही मैं इसका सारा व्यापार तोड़कर उसे चौपट कर सकती थी। भले ही कई सालों तक न कमा पाते, पर मार्टी एंटरप्राइजेस की कमर अवश्य टूट जाती। उसके बाद मैं उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। मैं उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाकर स्मगलर का केस उधड़वाने की चेतावनी देती। और तुम जानते ही हो, यह काम फिर मुश्किल नहीं होता। मैं उसके पीछे कई जासूस एजेंसियां लगा देती। जेनिस से मिलने के बाद मैंने यही प्लानिंग बनाई थी, पर मामला सारा ही उलट गया। उसके बाद मैंने तय किया कि अपने गेम का पार्टनर तुम्हें बनाओगी। सब कुछ बड़ा रोमांचक लग रहा है। सुनो, अब हमें मतलब की बात पर आना है। इस पूरे खेल में हमें जितना भी धन प्राप्त होगा उसके 3 बराबर के साझीदार होंगे। मैं, जेनिस और तुम। शिकागो में हम बड़ी फर्म की नींव रखेंगे जिसके 3 बराबर के हिस्सेदार होंगे। यह सब तो बाद में देखा जाएगा, मैंने मन ही मन में सोचा। फिर नेटा के गले में बाहें फंसा कर बोला, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हॉल, अब तुम अपनी योजना बता सकते हो। मेरा ख्याल है कि तुमने एल्विन के बारे में कोई योजना तैयार कर ली है। हाँ, तुम्हारा ये शिकार कितना भी चतुर क्यों ना हो, मेरे चाल से बच नहीं सकता, मैंने गर्व के साथ कहा। फिर सारी योजना उसे सुना दी। आइडिया बुरा नहीं है, परंतु अभी इसमें बहुत सी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि वो दुर्घटना करता है या नहीं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो असावधानी से ड्राइविंग कर रहा हो। दूसरी कमी ये है कि वो बच्चा अचानक कार के आगे कैसे आएगा। ये सब एक सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत होगा। और हम पहले एक बच्चे का किडनैप करेंगे। संडे की रात में उस बच्चे को लेकर यहाँ छिप जाऊँगा। जैसे ही उसकी कार मोड़ पर आएगी, बच्चे को सड़क पार करने के लिए ढकेल दूंगा। यकीनन बच्चा सड़क पर गिरेगा और उसी समय कार मोड़ पर आएगी और प्रथम इसके कि बच्चा उठकर खड़ा हो, कार उसे कुचल देगी। पुलिस एल्विन की कार तलाश करने लगेगी और हम ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे। वो ये नहीं कह सकता कि उस रात वो कार लेकर इस सड़क पर आया ही नहीं था, क्योंकि शिकागो नाइट क्वीन के रजिस्टर में उसकी एंट्री दर्ज होगी। वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, कईयों ने उसकी कार देखी होगी। वो अपने आप को बचा नहीं सकता। अब सवाल इस चीज का है कि वो दुर्घटना करे। तुमने जो योजना की पहली कमी निकाली है, उसके बारे में सोचना होगा। इसके अलावा भी एक पॉइंट और है, वो बोली। यदि उसने ये साबित कर दिया कि उस रात वो बहुत पी गया था, पीने के बाद उससे ये दुर्घटना हुई, इससे पूर्व उसने कोई दुर्घटना नहीं की, तब ये हो सकता कि उसे 10-20 हजार डॉलर जुर्माने के देने पड़ जाएं। और इसके साथ ही उसे उस परिवार को हानि देनी पड़ जाएगी। वो हानि 10,000 डॉलर से अधिक नहीं हो सकती। वो कुल 30,000 में छुटकारा पा सकता है। कुछ महीने के लिए उसका लाइसेंस जब्त हो सकता है। वो बहुत चालाक व्यक्ति है। हॉल, इसी योजना को हम दूसरे ढंग से तैयार करेंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे कि पुलिस उसे सीधे खून का मामला कहे। हमें सबसे पहले ब्लड क्रॉस को जीवित करना पड़ेगा। ब्लड क्रॉस वही ब्लैकमेलर स्मगलर था जो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। शिकागो में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लड क्रॉस के हाथों ब्लैकमेल हुआ करते थे। ये भुगतान करते करते कंगाल हो गए थे। ब्लड क्रॉस का तरीका बड़ा विचित्र हुआ करता था। वो किसी भी धनी व्यक्ति से पैसे की मांग करता। अगर वो निश्चित समय तक भुगतान ना करता तो ब्लड क्रॉस अपने वायदे के अनुसार उसके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या करवा देता। हम उसके आदमियों को फोन करेंगे। जाहिर है कि वो ब्लड क्रॉस का नाम सुनकर दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। फिर उनमें से किसी एक का बच्चा गायब हो जाएगा। ब्लड क्रॉस उसे चेतावनी देगा कि यदि वो पुलिस तक गया तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। यदि उसने भुगतान ना किया तो उसका बच्चा ब्लड क्रॉस की कार के नीचे कुचला जाएगा। मांग वो पूरी नहीं कर सकता। पुलिस में वो पहले ही जा चुका होगा।
उसके बाद किडनैप किया बच्चा कार के नीचे कुचल जाएगा और दूसरे दिन के अखबारों में ब्लड क्रॉस के बारे में सनसनीखेज विवरण छपे होंगे। ये भी छपा होगा कि ब्लड क्रॉस ने एक बच्चे का खून कर दिया। खून हो चुका होगा, इसलिए समाचार पत्रों में ब्लड क्रॉस के जीवित होने का अंदेशा प्रकट किया जाएगा। और एल्विन जानता है यदि पुलिस किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़कर उसके जीवन के बारे में मालूम करने पर उतारू हो जाए तो सब कुछ मालूम कर सकती है। एल्विन कभी ये भी नहीं चाहेगा कि ब्लड क्रॉस का नाम उससे जुड़े। वो इस दुर्घटना को कभी भी प्रकाश में नहीं आने देना चाहेगा और यही हमें करना भी है। हम उसे 2 फोटो भेजेंगे, एक दुर्घटना की, दूसरी वो फोटो जो मेरे पास है, जिससे पता लगता है कि जो व्यक्ति मुठभेड़ में मारा गया वो एल्विन का युद्ध काल का साथी रहा था। अब समस्या एक बचती है, एल्विन एक्सीडेंट करे। ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस रात वो एक बच्चे का खून करेगा उस रात मैं उसके साथ रहूंगी। वो मेरे काम से संतुष्ट है। जल्दी ही वो मुझे कीप बनाने का निर्णय लेने वाला है। उसके बाद शिकागो नाइट क्वीन में अकेला नहीं जाया करेगा, मैं उसके साथ रहूंगी। परंतु इस काम में हमें कम से कम 2 माह का समय अवश्य लगता है। अब तुम बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं जाओगे। हमारी योजना व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। अपनी योजना में हम कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे जो भविष्य में खतरनाक साबित हो। मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया था। अपने काम के लिए शिकागो टाउन में हमने एक ऐसी इमारत किराए पर ले ली थी जो आबादी से काफ़ी हटकर फार्म के बीच में थी। फार्मर इस इमारत का एक भाग अपने गोदाम के रूप में इस्तेमाल करता था। इमारत में सिर्फ एक चौकीदार रहता था। फार्मर ने ये इमारत केवल 4 महीने के लिए दी थी, क्योंकि उसके बाद नई फसल कटकर आ जानी थी और इमारत में रात दिन का काम जारी हो जाना था। हमारे लिए यह स्थान उपयुक्त था। आर्थिक रूप से नेटा मेरी पूरी सहायता कर रही थी। उसने एक वैन मुझे दिलवा दी थी। साइज में वैन छोटी थी पर उससे हर काम किया जा सकता था। फार्मर जानता था कि शिकागो में मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और इसके लिए कोई उपयुक्त जगह तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही वो जगह मिल जाएगी मैं मकान छोड़ दूंगा। कभी कभी फार्मर मेरी कुशल पूछने आ जाया करता था। उसने 4 शानदार कुत्ते पाले हुए थे जो उसके खेतों की रखवाली करते थे। 1 सप्ताह बाद नेटा का फोन आया। ऑल 4 आदमियों के पते नोट करो। तुम्हें इन 4 में से किसी एक को चुनना होगा जिसके यहाँ 4-5 वर्ष का बच्चा हो। ये काम 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इससे जल्दी ही होगा नेटा। मैंने वो पते नोट किए, फिर बोला, तुमसे कब मुलाकात होगी? जब मुझे मिलना होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। नेटा ने जल्दी फ़ोन काट दिया। मैंने 4 पतों को दिमाग में बैठाया और अपनी खोज के लिए चल पड़ा। यूं भी मैं बैठे बैठे उकता गया था। निश्चित योजना के अनुसार मैं पहले व्यक्ति के पते पर उतरा। वो चाइना टाउन का इलाका था और इसमें अधिकांश चीनी लोग रहते थे। परंतु जिस व्यक्ति के पास मुझे जाना था वो यहूदी था, अमेरिकन यहूदी। उसका मकान चैनल स्ट्रीट पर था। चैनल स्ट्रीट, जिसके नुक्कड़ से चीनियों का शोर शराबा वाला बाजार शुरू हो जाता था। गंदगी के लिए चीनी दुनिया भर में मशहूर हैं और उनके बाजार में हमेशा दुर्गंध उठती रहती है। मैं पहले व्यक्ति के मकान के पास रुक गया। इस इलाके में ऊंची इमारतें नहीं थी। यह इलाका पुराने ढंग का बना था। आबादी इतनी घनी थी कि साफ सुथरी हवा भी मुश्किल से पहुंच पाती होगी। मिस्टर वसोलो वो व्यक्ति था जिससे मुझे मिलना था। वसोलो छोटे से 3 कमरे वाले मकान में रहता था। कभी न कभी धनी अवश्य रहा होगा। मैंने कॉल बेल बजाई। एक अधेड़ आयु की महिला ने द्वार खोला। वो विशुद्ध अमेरिकन थी। उसके नाक नक्शे से पता लगता था जैसे जवानी में वो एकदम एवन चीज रही होगी, परंतु अब उसके नेत्रों में स्याही खिंचाई थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।